अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 15 जून इतवार का रोज़ है। कल यानी 16 जून से शुरू होने वाला अदालती हफ्ता किस तरह से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 9 मई से मुताल्लिक उनके ऊपर मुकदमात और ज़मानतों, बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के मुस्तकबिल और मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत और 27वीं आईनी तरमीम के लिए खासा अहम होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में तफसील से बात करते हैं। आगाज करते हैं वीडियो का जस्टिस सरफराज डोगर, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसल्लत किए गए, जिनको ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 वो जजेस जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को यकीनी बनाना चाहते हैं, अपने हल्फ से वफादारी करना चाहते हैं, आइन और कानून पर अमल दरामद करके इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जुडिशल मामलात में इंक्रोचमेंट, ताकि वो अपनी मर्जी के पॉलिटिकल आउटकम हासिल करना चाहें, ये नहीं होने देना चाहते। उन्हें सबक सिखाया गया था और ताहाल सिखाया जा रहा है, और इतलात है कि 27वीं आईनी तरमीम में भी सबक सिखाया जाएगा। तो ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने पहुंचे थे। यानी इमेजिन कीजिए पाकिस्तान का वो जो कभी बोसीदा अदालती निज़ाम हुआ करता था। मैं ये नहीं कह रहा कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले हमारी जुडिशरी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करती थी, मगर जान इस हद तक जुडिशरी में थी कि वो जजेस जो कॉम्प्लिसिट नहीं थे, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार नहीं थे, वो फैसले दे सकते थे, उनके पास अख्तियारात थे। जुडिशरी ने अख्तियारात खुद सरेंडर कुछ जजेस ने कर लिए हों, लेकिन बतौर इदारा जुडिशरी में एक सह थी, वो बात करके फैसले देना जानते थे। मगर फिर 26वीं तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह कर दिया गया। तो इस सिलसिले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में दरखास्त दायर करने वाले थे। जस्टिस सरफराज डोगर के ट्रांसफ़र को चैलेंज किया और सीनियरिटी के मामले को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक आईनी बेंच बना, और हैरान कुन पहली मरतबा हमारे लिए एक चीज़ थी, वो ये कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच में शामिल नहीं थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल उस बेंच में शामिल नहीं थे। एक वजह यह ज़रूर हो सकती है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाना है, लिहाजा एक वजह यह ज़रूर हो सकती है कि वो बेंच में शामिल नहीं। बेंच जो बनाया गया था वो खासा दिलचस्प था, आपको पता होगा, दोबारा याद दहानी के लिए, क्योंकि ये ईद की छुट्टियों से कबल इस केस की समाअत हुई थी, और गालबन आखिरी मरतबा इस केस की समाअत जो है वो मई के आखिरी हफ्तों में हुई थी, और अब जो है वो जून की जो तारीखें हैं, तो खासा इसमें वक्फा आ गया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस नईम अख्तर अगवान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, उनके साथ 2 मज़ीद नए जजेस थे। जस्टिस शकील अहमद थे, गालबन नहीं, पेशावर से वो जज शामिल थे, हाँ, जस्टिस शकील अहमद इस बेंच का हिस्सा थे, और जस्टिस सलाहुद्दीन पमर इस बेंच का हिस्सा थे। अब इसमें हुआ यह था कि मैं मुतअद्दिद मरतबा रिपोर्ट कर चुका हूँ कि जस्टिस सरफराज डोगर के ट्रांसफ़र पर तो मुमकिन तौर पर जज मुतमईन नजर आए पूरी समाअत के दौरान। अच्छा, मैं पहले एक और आपसे बात कर लूँ। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की विल के खिलाफ, गवर्नमेंट की विल के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव की विल के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता, लेकिन इस केस में कुछ इस तरह से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि मैं ये हतमी तौर पर नहीं कह सकता आपको कि ये इस्टेब्लिशमेंट की विल के मुताबिक फैसला आएगा। यह भी हकीकत है कि जस्टिस सरफराज डोगर को ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाना है, मगर उसके लिए मजीद कुछ और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। यह आईनी बेंच, मुझे यह लगता है, मेरी जाती राय में, वो क्यों आगे चलकर बताऊंगा, कि जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ फैसला सुना सकता है, इम्कान है, हतमी तौर पर मैं कुछ नहीं कह रहा। ट्रांसफर्स के मामले पर 5 जजेस इस सारे मामले में मुत्तफिक बज़ाहिर समाअत के आगाज़ में और कुछ दौरान में नज़र आए, और चीफ जस्टिस याहिया खान साहब वो भी ये फरमाते रहे कि जी ट्रांसफर्स होने चाहिए, मगर मेरे नज़दीक ये जजेस जूनियर होंगे, सीनियरिटी में नहीं होंगे, सरफराज डोगर और दीगर। लेकिन जब आखिरी दिन, एक तो फैसल सदीकी साहब कराची बार के वकील हैं, और फिर 5 जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन, इन्होंने जब दलाइल दिए तो केस का पांसा पलटा। इस हुकूमत की बदनीयती साबित हुई, किस तरह से तमाम चीफ जस्टिस को एतमाद में नहीं रखा गया सीनियरिटी के मामले पर, किस तरह से वो जो प्रोसेस था वो अडॉप्ट नहीं किया गया। तो जो कुछ कमरा अदालत में आखिरी 2 समातों पे हुआ, उससे
سینیورٹی کے معاملے پر تو جسٹس سرفراز ڈوگر خاصے مشکل میں ہیں، اور جب سینیورٹی کے معاملے پر ہی وہ مشکل میں آ جائیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہ بن پائیں فی الحال کے لیے، مستقبل میں دوبارہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیا جائے گا، اگین میں کہہ رہا ہوں، مگر اگر وہ چیف جسٹس نہ بن پائیں تو پھر ٹرانسفرز کا سارا وہ جو پلان تھا وہ فلاپ ہو سکتا ہے. لہٰذا ان کے مستقبل کے لیے معاملات جو ہیں وہ مجھے بظاہر اس آئینی بینچ کے اس ایک معاملے کے اوپر بہتر نہیں لگ رہے. ججز نہ صرف سینیورٹی کے معاملے پر بلکہ آخری سماعتوں میں تو ٹرانسفرز کے معاملے پر بھی مجھے کچھ ججز نے ایسے سوالات کیے کہ مجھے جسٹس سرفراز ڈوگر مشکل میں نظر آئے، اور اب ان کی مستقبل کا فیصلہ جلد اس لیے ہے سماعت 90% مکمل ہو چکی ہے. اٹارنی جنرل بھی دلائل دے چکے ہیں، جواب الجواب دیا جا رہا ہے ان 5 ججز کے وکیل کی جانب سے، اور فیصل صدیقی صاحب بھی 10 منٹ لیں گے. تو جسٹس محمد علی مظہر کا یہ کہنا تھا آخری سماعت میں کہ ممکنہ طور پر 16 جون والی سماعت میں ہم ججمنٹ ریزرو کر دیں گے. اب اگر کل سماعت نہیں ہوتی، کل سماعت مکمل نہیں ہوتی تو زیادہ سے زیادہ منگل تک جائے گی، اس سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے سماعت، اور فیصلہ ہونا ہے. جو ایک اور طریقہ تھا سرفراز ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنانے کا وہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم تو مخصوص نشستوں کے کیس میں آنی اس کے بعد، کیونکہ جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ تو ہر صورت حکومت کو یہ ریزرو سیٹس دینے کو تیار ہیں، مگر 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنانے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لیا جائے گا. یا پھر ایک اور حل، اور جو بڑا فیزیبل مجھے لگتا ہے، وہ یہ کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو آئینی بینچ کی سربراہی دے دی جائے، اور ایک 3 رکنی یا 5 رکنی آئینی بینچ، 3 ججز ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں، ان میں سرفراز صاحب تو سینئر ہیں، اور 2 ایڈیشنل ججز لگے ہیں، ان 5 پر مشتمل ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ میں ابھی عارضی جج ہیں، مستقل نہیں ہیں، ان کو واپس لا کر مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگا دیا جائے. یہ ایک قوی امکان اس سلسلے میں بھی موجود ہے. تو یہ برحال اس سارے معاملے میں صورتحال ہے. جبکہ دوسری طرف مخصوص نشستوں کا کیس بھی کل کے روز سماعت ہونے جا رہی ہے. جسٹس امین الدین خان اس کو جلد سے جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں. سنی اتحاد کونسل / PTI کے وکیل فیصل صدیقی، انہوں نے یہ پلان جو ہے وہ ناکام بنایا، اور یہ بھی ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ جو ریویو فائل کرنے والے ہیں ان کے 6 ریویو کی درخواستیں ہیں، لیکن مخدوم علی خان جو کہ متاثرہ خواتین کے وکیل ہیں، 12 جولائی کے فیصلے کی متاثرہ خواتین، وہ 1 گھنٹہ دلائل دیتے ہیں، اور باقی تمام لوگ، نواز شریف کے وکیل، آصف زرداری کے وکیل، سکندر سلطان راجہ کا وکیل، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے دلائل کو اپنا لیتے ہیں، یعنی جلد سے جلد فیصلہ سنایا جائے. اور فیصلہ مخصوص نشستوں کا 100% امکان ہے کہ گورنمنٹ کے حق میں اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہے گا، اور آئینی بینچ کو سونپا اس لیے گیا ہے کیونکہ ان کا اپنا مستقبل جڑا ہے 27ویں آئینی ترمیم سے. ان کی مدت ملازمت بڑھنی ہے. امین الدین خان صاحب دسمبر 2025 میں ریٹائر ہو رہے ہیں. تو PTI کی کوشش ہے کہ اس کو جتنا التوا کا شکار کیا جا سکتا ہے کیا جائے. اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ صورت میں سامنے آئی ہے کہ KP گورنمنٹ اور اسپیکر KP اسمبلی یہ مرکزی کیس میں فریق تھے. ان کے وکیل بابر سلیم سواتی کے وکیل اور ایڈوکیٹ جنرل KP کے یہ مرکزی کیس میں دلائل دے چکے ہیں. واردات یہ ڈالی ان نظر ثانی درخواستیں دائر کرنے والوں نے کہ KP گورنمنٹ کو اور بابر سلیم سواتی کو فریق ہی نہیں بنایا، جس کے بعد وجہ یہ تھی کہ فیصلہ جلدی سے جلدی ہو، دلائل کے لیے مزید وقت نہ لگے. لیکن اب گزشتہ روز KP گورنمنٹ نے فریق بننے کی درخواست دائر کی ہے. فریق بنانا پڑے گا امین الدین خان کو، نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ وہ مرکزی کیس میں فریق تھے. فیصل صدیقی صاحب 1 دن 2 دن 3 دن مزید کتنا کھینچ سکتے ہیں؟ ان کا تو ہے کہ زیادہ لمبا چلے، اور امین الدین خان صاحب کا ہے کہ مکمل ہو. اور حکومت بھی نالا ہے اس حوالے سے جسٹس امین الدین خان سے کہ یہ بینچ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، یہ وکیل کو چپ نہیں کروا پاتا، اور سماعت لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو پھر فیصل صدیقی صاحب کے دلائل کے بعد جہاں دوسرے حامد خان صاحب نے دلائل دینے ہیں، عمران خان کے وکیل نے دلائل دینے ہیں، سلمان راجہ صاحب نے دلائل دینے ہیں، وہیں اب 2 وکلا مزید، ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا اگر یہ فریق بنتے ہیں اور بابر سلیم سواتی کے وکیل، یہ 2 مزید ایڈ ہو جائیں گے تو کیس کچھ پرولانگ، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہونا کیا یہ ہم سب کو پتا ہے. جبکہ جو تیسری ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ عمران خان کی کیسز کی سماعتیں ہی اب نہیں ہوتی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہمیں پتا ہے 17 جنوری کو القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ سنایا گیا، 25 جنوری کو سزا معطلی اور سزا کی کیس کی بریت کی درخواستیں دائر ہوئی. اس کے بعد پہلی مرتبہ دھرنوں، احتجاجوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے، چیف جسٹس کے چیمبر میں جانے، منتیں مرادیں، وہ جیسے سلمان صفدر کہتے ہیں. اس کے بعد ایک تاریخ ملی 5 جون کی
समाअत हुई, नैब ने कहा कि हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया। वो पूरी कहानी सरफराज डोगर हुकूमत, नैब चेयरमैन नैब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, उनका गठजोड़ आप सबके सामने है। समाअत रखी कि 11 जून को जज साहब नहीं आए, अब समाअत 26, यानी समाअतें ही नहीं हो रही अदालतें इस हद तक। तो इसमें इमरान खान साहब का एक और केस है, 2 केसेस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं इस वक्त, याद रखिएगा। 190 मिलियन पाउंड सजाए याफ्ता हैं और जुडिशल रिमांड पर हैं, जो 9 मई के 16 वैसे मुकदमात थे, 8 में उन्हें जमानतें हो चुकी हैं लाहौर हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो जमानतें बरकरार रखी हैं, जबकि 8 मजीद जमानतों का केस 1 साल से लाहौर हाई कोर्ट में। बेंच कभी तब्दील हो रहा है, कभी जज केस सुनने से माजरत कर देता है, कभी जज मुल्तान रजिस्ट्री में चला जाता है। तो गुज़श्ता समाअत पर इसे एक नुक्ते पर केस महफूज हुआ था। यह भी अदालती तारीख का अनोखा वाकया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोटोग्रामेटिक टेस्ट, वॉइस मैचिंग टेस्ट प्रोसिक्यूशन करवाना चाहती है और वो लाहौर हाई कोर्ट में कभी रिकॉर्ड पेश नहीं करती, कभी दलाइल नहीं देती, और जब आती है कहती है कि जब तक इमरान खान ये टेस्ट नहीं करवाता आप जमानत ना दें। आज तक ऐसा नहीं हुआ, जमानत को इस मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता कानून के मुताबिक। मगर इस वक्त अगेन मैं ही शायद हमकों की जन्नत में रहता हूँ, आप ये समझें तो दुरुस्त है, मैं बेवकूफ़ हूँ, इस मुल्क में आइन और कानून की बात कर रहा हूँ। तो इस नुक्ते पर फैसला महफूज हुआ था कि क्या इन टेस्ट्स के बगैर जमानत मेरिट पर आगे केस चल सकता है। मेरिट पर केस चला तो चूंकि 8 मुकदमात पर तो पहले जमानत हो चुकी है, इस मुकदमात में भी हो जाएगी। तो अब 16 जून को इसकी समाअत रखी गई है, देखते हैं कि इस केस में भी क्या होता है। अगर इस केस में जमानत मिल भी जाती है तो रेंजर्स कत्ल केस, वो जो एक हादसा हुआ उसमें जो शख्स मुलविस निकला वो पीटीआई से कहीं दूर का ताल्लुक नहीं, उसकी भी जमानत हो गई, लेकिन उसमें इमरान खान नामजद है। इस मुल्क में आइन और कानून का आप हशर नशर देखिए। उन मुकदमात में 4 अक्टूबर के कुछ मुकदमात हैं, कुछ इतलात हैं कि FIA में मुकदमात है। तो मुकदमात बनाना और उनमें गिरफ्तारी, बहरहाल देर तो नहीं लगती, उनमें गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। तो ये अदालती हफ्ता खासा अहम इस हवाले से है। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। एहतजाज के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वह अब मुकम्मल तैयार है। जो भी है, आखिर में एक भी बात मैं यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि एक दहशतगर्द रियासत इजराइल, उसने ईरान पर हमला किया, ईरान ने उसको बाउंस बैक किया, और जिस तरह से दलेरी और गैरतमंदी से, मुझे नहीं पता, मैं इस मामले पर इसलिए भी ज़्यादा बात नहीं की कि डिफेंस एनालिस्ट मैं हरगिज़ नहीं हूँ। कोर्ट्स और पाकिस्तान के सियासी अमूर पर आप मुझे सुनते रहते हैं। डिफेंस एनालिस्ट अगर आप सुनना चाहते हैं और इस तरह की टेक्निकल चीज़ें, तो इस्लामाबाद फाइल्स एक नया प्लेटफॉर्म है, 4 सीजन जर्नलिस्ट हैं वो इस पर गुफ्तगू करते रहते हैं, तो आप वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दीगर भी बहुत सारे लोग बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू इस हवाले से करते हैं, मगर इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि ईरान जो है वो इस जंग में सर्वाइव करे और अपने मुल्क का दिफा जो है वो ज़रूर कर पाए। वसीम मलिक को अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।